मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में सिर्फ हमने बेसिक बात की थी, कंपनी क्या होती है और कंपनी के दो फीचर डिस्कस हुए थे। तो एक बार रिवाइज करते हैं। बताओ कंपनी क्या होती है। अरे क्या बोल गए, मेरे को नहीं समझ में आया। कंपनी का मतलब सेक्शन 2 क्लोज 20 के अकॉर्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस अदर नहीं प्रीवियस कंपनी लॉ। अच्छा, प्रीवियस कंपनी लॉ का कोई एग्जांपल। और अभी कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं। द कंपनी एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ का एग्जांपल द कंपनी एक्ट 1956। इतना ही पढ़ा था। उसके बाद फीचर पढ़ रहे थे हम कंपनी के। कौन कौन से फीचर पढ़ लिए थे। सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्या था इस पॉइंट में। कंपनी का रजिस्ट्रेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन होना कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी। सेकंड फीचर क्या पढ़ा था। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन बट इज अ पर्सन इन द व्यू ऑफ लॉ। ये नेचुरल पर्सन नहीं है बट इज अ पर्सन इन द व्यू ऑफ लॉ। हर वो काम जो एक पर्सन कर सकता है कैन बी डन बाय अ कंपनी। और लास्ट बात यही हुई थी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बट फिक्टिशियस पर्सन नहीं है। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, फेक, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना लॉ की नजर में और ना लॉ नेचुरली। तो कंपनी एक लीगल पर्सन है भैया, नेचुरल पर्सन नहीं है बट लॉ की नजर में एक पर्सन है। इतनी बात हुई थी बस। ठीक है। जिनका लेक्चर मिस हो गया कोई बात नहीं, उनके फेस टू फेस बैकअप क्लासेस लगेंगी क्योंकि अभी तक थोड़े दिन तक चलते रहेंगे ना लेक्चर्स। कुछ बच्चे नए आते रहेंगे तो बाद में उनका बैकअप लेक्चर लगेगा और फेस टू फेस ही लगेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते, थर्ड फीचर पे आते हैं। थर्ड फीचर में आ गए हम, जैसे कॉमन सील के बारे में सबने सुना है। कॉमन सील क्या होती है। कॉमन सील कंपनी की स्टैम्प। अब ये कहता है कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है तो कंपनी के हाथ या पैर नहीं होते, तो कंपनी साइन कैसे करेगी। कंपनी के हाथ या पैर तो है नहीं, ये तो ठाकुर फिल्म शोले फिल्म का ठाकुर है। साइन कैसे करेगा ये। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है कैसे माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है कैसे माना जाएगा ये कंपनी की तरफ से हुआ है। कॉमन सील। अब अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो पुराने जमाने में यहाँ पर क्या लगी होती थी, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, आज के टाइम की स्टैंप नहीं है बेटा ये। कॉमन सील पुराने जमाने में क्या होता था, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते ना वो एक मोटे पेज पे लिखे जाते थे। जो आपकी बुक के पेज है ना ये पतले हैं, पुराने जमाने में थोड़ा मोटा पेज होता था। और ये कॉमन सील जो है ना, ये एक मेटल की सील होती थी
जैसे आज के टाइम में तुम्हें स्टैंप लगता है, इंक वाली स्टैंप आती है ना ब्लू कलर की, ये वैसी नहीं है। वो एक मेटल की सील होती थी, वो हैवी होती थी, और जिस कागज पे इसको लगाया जाता था उस कागज पे कंपनी का नाम एनग्रेव हो जाता था, खुद जाता था, इंक वगैरह नहीं होती थी इसमें। इसमें इंक नहीं होती थी, जिस कागज के ऊपर लगा उस कागज पे कंपनी का नाम एनग्रेव हो जाता था। तो जिस कागज के ऊपर कंपनी की कॉमन सील है, इसका मतलब ये किसका कॉन्ट्रैक्ट है? कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। बट आजकल आपको पता है सारा काम कंप्यूटर के थ्रू होता है, प्रिंट निकलते हैं, प्रिंट में पेज क्या होते हैं, पतले वाले होते हैं, तो यहाँ पर कॉमन सील आजकल चलती नहीं है। कॉमन सील ऑप्शनल है, ये बोलते थे पुराने जमाने में कॉमन सील। अब कॉमन सील क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है। 2015 के बाद रूल चेंज हो गया, नॉट कंपलसरी। पहली बात समझो, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको कॉमन सील रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास कॉमन सील है, दो बातें, क्या कॉमन सील है? हाँ है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट शैल बियर, हर कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होना चाहिए? कॉमन सील लगी होनी चाहिए। शैल बियर, बियर मतलब हैविंग द कॉमन सील ऑफ कंपनी। ये कॉमन सील है ना, डायरेक्टर अपने पास रखते थे संभाल के। कॉमन सील एक ही बनती थी, और कॉमन सील किसके पास होती थी? डायरेक्टर के पास होती थी। तो कोई भी काम करना होता था, डायरेक्टर करते ना कंपनी की तरफ से, तो डायरेक्टर क्या करते थे? डॉक्यूमेंट में कॉमन सील लगा देते थे। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से है? कंपनी की तरफ से। बट सर आजकल आपने कह दिया कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है। कहता है हाँ बिल्कुल सर, तो कॉमन सील होना ऑप्शनल है। ओके, मान लो कॉमन सील नहीं है, तो अब डॉक्यूमेंट कौन साइन करेगा? हाँ, एवरी डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट टू बी साइंड, टू बी साइंड बाय टू डायरेक्टर्स और वन डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, ध्यान रखना हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होना कंपलसरी नहीं होता, बड़ी कंपनीज में जरूरी होता है, छोटी कंपनी में जरूरी नहीं है। तो अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर दे, और अगर कंपनी में सीएस है तो एक डायरेक्टर साइन करेगा और एक सीएस साइन करेगा। पॉइंट समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ एक डायरेक्टर का साइन है और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है बेटा। जब तक दो डायरेक्टर के साइन नहीं होंगे तब तक ये माना ही नहीं जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है? कंपनी ने किया है, ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक बात है ना? हाँ जी बेटा। और दो डायरेक्टर साइन कर दे तो वैलिड नहीं है। अगर कंपनी में सीएस है तो ये वाला काम करना पड़ेगा, सीएस का सिग्नेचर चलेगा। अब समझो सीएस का रोल क्या होता है। डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम किसका होता है? सीएस का होता है बेटा। वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके अगर वो सीएस साइन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मैंने चेक कर लिया है डॉक्यूमेंट क्या है, ओके है। वो डायरेक्टर को सिर्फ उसके ऊपर अपनी क्या देनी है? अप्रूवल देनी है। क्या आपने चेक कर लिया? अप्रूवल। आप ये लॉजिक समझो कि दो बंदों के साइन होने क्यों जरूरी है, ताकि एक कोई गलती करे तो दूसरा चेक कर ले, तो पर्पस यहां पूरा हो रहा है। अगर कंपनी सेक्रेटरी है ना कंपनी के अंदर, तो सारे डॉक्यूमेंट तैयार कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी करेगा पहले, इसलिए कंपनी सेक्रेटरी के साइन होने कंपलसरी हो जाएंगे अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो। अगर है ही नहीं तो डायरेक्टरी देखेंगे काम। पॉइंट सब में आ रहा है? चौथा पॉइंट, चौथा फीचर, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। बताओ, कंपनी की मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है, और ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओनर कौन होता है? जो पैसा लगाते हैं। ओनरशिप का मतलब हु इन्वेस्ट्स मनी, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कौन होते हैं? मालिक होते हैं। मैनेजमेंट में कौन होता है? हु मैनेजेस द बिजनेस या हु टेक्स डिसीजन
जो डिसीजन लेते हैं। अगर मैं सोल प्रोपराइटरशिप की बात करूं, सोल प्रोपराइटरशिप फर्म की बात करूं, तो बताओ किसका पैसा लगता है? किसका पैसा लगता है? और डिसीजन कौन लेगा? सोल प्रोपराइटर। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म अगर है तो मेरी पैसा किसका लगता है? तो हु आर ओनर? पार्टनर्स आर दी ओनर। अच्छा, कौन से पार्टनर, एक्टिव या स्लीपिंग? अरे, पैसा किसका लगता है? दोनों का लगता है, ऑल पार्टनर्स। और जो डिसीजन लेता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर्स। कुछ समझ में आया? यानी कि जो मैनेजमेंट में पार्ट लेगा वो आपका पार्टनर ही होगा। तो जनरल ट्रेंड क्या चलता आ रहा है? जिसका पैसा लगा हुआ है डिसीजन भी कौन लेगा? वही लेगा। बट कंपनी के केस में ये पॉइंट क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। ये कंपनी के केस में पैसा किसका लगता है? शेयर होल्डर्स का। अब शेयर होल्डर तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो उसमें तो लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं। अब वो लाखों बंदे डिसीजन कैसे लेंगे? बताओ, पॉसिबल नहीं है ना। तो इस केस में शेयर होल्डर किसको अपॉइंट करते हैं? पॉइंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? बीओडीएस। बीओडीएस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर क्या हम एग्जाम में ये वर्ड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एग्जाम में कंपनी को सीओ लिखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बीओडीएस लिखना, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजी लिखना, स्टेट गवर्नमेंट को एसजी लिखना, ये अलाउड है। ये एब्रीवेशन मैंने नहीं बनाई हुई है, ये एक्ट में दी हुई है। समझ में आया? तो ये अलाउड है बेटा, ठीक है। ये अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड? ग्रुप। डायरेक्टर का मतलब जिसको आपने अपॉइंट किया मैनेज करने के लिए। अच्छा चलो, कंपनी के मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? डायरेक्टर के हाथ में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। इसका मतलब यह है कि कंपनी के अंदर एक से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं और किसी एक डायरेक्टर के हाथ में कभी भी कंपनी की मैनेजमेंट नहीं होती। सपोज आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है और आपकी कंपनी में 5 डायरेक्टर है, तो उन 5 में से किसी एक डायरेक्टर के कहने पर कंपनी नहीं चलेगी। पांचों डायरेक्टर की क्या होती है? मीटिंग होती है, ठीक है। सब अपनी अपनी बात रखेंगे, फिर मीटिंग में क्या होगी? वोटिंग, ये काम करे या ना करे। अगर मेजोरिटी ने कह दिया ये काम करो तो काम होगा। 5 में से 3 ने कह दिया ये काम करो तो काम होगा। अगर 5 में से 3 ने कह दिया नहीं करना तो काम नहीं होगा। तो कंपनी के मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? डायरेक्टर के हाथ में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। हाँ जी बेटा। मैनेजमेंट में ना नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे होते हैं, तो लाइन गलत लिखी हुई है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रही है। कि शेयर होल्डर क्या करते हैं? मैनेजमेंट को इलेक्ट करते हैं। शेयर होल्डर किसको इलेक्ट करते हैं? किसको चूज करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर दी एजेंट ऑफ कंपनी। और एजेंट कोई भी काम करता है तो क्या माना जाता है? किसके ने किया है? प्रिंसिपल ने किया है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनको इलेक्ट करने वाला कौन है? हाँ। तो शेयर होल्डर मैनेजेस द कंपनी थ्रू डायरेक्टर्स। ये है पूरी लाइन। कंपनी की 3 तरह की मीटिंग होती है: जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग होती है मेंबर्स की, और डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। और इसके अलावा हर वो बंदा जिसने कंपनी में पैसा डाला हुआ है, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्रेडिटर, इनकी मीटिंग को बोलते हैं क्लास मीटिंग। लिखना मत, अभी लिखवाऊंगा, आगे आएंगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ये पता लग जाए कि मुझे आता है। कई बार बच्चों को लगता है कि सर फंबल कर रहे हैं तो कहीं आता ना हो। हाँ जी बेटा। कौन बोल रहा है? इसके बाद आई। हाँ बताओ, दोबारा बताओ। हो सकते हैं।
ऐसा कोई रूल नहीं है कि शेयर होल्डर और डायरेक्टर अलग होने चाहिए। अगर आपके पास शेयर अच्छे खासे है तो आप खुद को भी डायरेक्टर क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। अगर किसी को लगता है मेरे पास शेयर भी है और बाकी शेयर होल्डर कहते हैं यार आपको नॉलेज है कंपनी के बारे में, ज्यादा अच्छी नॉलेज है, आप ही डायरेक्टर बन जाओ, बट जो एक्ट कर रहा होगा तो कैसे कर एक्ट कर रहा होगा, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास में कंपनी के 40% शेयर है, जस्ट बिकॉज आपके पास 40% शेयर है, यू आर नॉट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आपको अगर शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं कि भाई तुम हमारे डायरेक्टर हो, तब वो डायरेक्टर बनेगा, नहीं तो नहीं। किसके बेस पे? वोटिंग के 4 तरीके होते हैं। पहला होता है शो हैंड, जिसमें 1 मेंबर 1 वोट। दूसरा होता है पोल, जिसमें 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। तीसरा होता है पोस्टल बैलेट सेक्शन 110 में, और चौथा होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये सेक्शन 106 से लेके 110 तक है, सीए इंटर में पढ़ने को मिलेगा अगर पहुंचे तो। वोटिंग कैसे होती है वो वहां पर बताऊंगा, आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे आता नहीं है, आता है। ठीक है, चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी के केस में मालिक कोई और है और मैनेजमेंट कोई और है। इससे पहले जो मालिक होता था वही मैनेजर होता था, यहां पर अलग हो सकता है। अच्छा चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना कंपलसरी है? नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या डायरेक्टर के पास एक शेयर होना कंपलसरी है, कुछ शेयर? किसने कहा? ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि कंपनी केस में कुछ जगह मजबूर किया जाता है कि डायरेक्टर के पास कुछ शेयर हो। किसी ने सुना ऐसा? कहां सुना? हाँ, 11th के अंदर बीएसटी में सुना होगा। वो थोड़ा आपको पुराना पढ़ा दिया, थोड़ा नहीं, काफी काफी पुराना पढ़ा दिया। ये कॉन्सेप्ट खत्म हुए 10 साल से ज्यादा हो चुका है। इन शेयर्स को बोला जाता था क्वालिफिकेशन शेयर्स, कि अगर आपको हमारी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपको इतने रुपए के शेयर खरीदने पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट 10 साल पहले हट चुका है। डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना कंपलसरी नहीं होता। कंपनी 1 रुपए का भी शेयर खरीदने के लिए आपको बाउंड नहीं कर सकती। जो आपने कॉन्सेप्ट +1 में क्वालिफिकेशन शेयर्स का, ये कॉन्सेप्ट बहुत साल पहले खत्म हो चुका है। नहीं, कंपनी की पॉलिसी कभी एक्ट के अगेंस्ट जा भी नहीं सकती, ये भी आएगा। आपके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 12 और 13 आएगा सीए इंटर में, अगर वहां पढ़ने को मिलेगा, वहां पता लग जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट क्लियर है। डायरेक्टर अलग चीज है, शेयर होल्डर अलग चीज है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता, और हम ये भी नहीं कह रहे डायरेक्टर के पास शेयर होने कंपलसरी है। तो आप ऐसे बंदे को भी डायरेक्टर बना सकते हो जिसका आपकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 20 कंपनी तक का हो सकता है, एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है, और एक्सेप्शनल केसेस में 20 से भी ज्यादा। एक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। एक कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15। एक बंदा मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है? 20। बट ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में पढ़ने को मिलेगी अगर पहुंचे तो। बट मैंने बता दिया ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि मुझे आता नहीं है, आता है। ठीक है, हमने ये चीज फेस करी हुई बेटा। हम क्लास में, हमारे जब भी कोई नया टीचर आता था ना, हम जानबूझ के टीचर को पजल करने के लिए ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि हम चाहते हैं कि टीचर पजल हो जाए। और जैसे ही टीचर कहता था ये मैं कल बताऊंगा, फिर हम एक दूसरे को नहीं मारते, आता नहीं है, कल पढ़ के आएगा फिर बताएगा। ठीक है, तो मेरे को आता है बेटा, इसलिए बता रहा हूं मैं, कहीं तुम मेरे स्वाद लेने के चक्कर में हो। ठीक है, इसीलिए इसीलिए इतनी सारी डिग्रियां की थी मैंने कि सामने वाले को डाउट ना हो। बट मेरी शक्ल देख के अब भी लोगों को नहीं लगता कि ये आता होगा इसको। चलो फिर बता देता हूँ बेटा, और क्या है। ये पॉइंट हो गया। तो पहली फीचर क्या पढ़ा था? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सेकंड, थर्ड कॉमन सील। फोर्थ, 5वें आते हैं परपेचुअल सक्सेशन। वैसे इसके बारे में पढ़ा तो होगा आप लोगों ने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन? टेक ओवर, टेक ओवर। और परपेचुअल का मतलब क्या होता है?
कॉन्टिन्यूअस या लॉन्ग टर्म, हाँ बिल्कुल ठीक, कॉन्टिन्यूअस या टेक ओवर। ठीक है, अब समझिए कि मिस्टर एक्स का बिजनेस है, मिस्टर एक्स के मरने के बाद क्या होगा, उसका लीगल ईयर चलाएगा, और जब उसका लीगल ईयर मर जाएगा तो उसका लीगल ईयर चलाएगा, और मान लो उस लीगल ईयर का लीगल ईयर मर जाए तो फिर उसका लीगल ईयर चलाएगा। दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी बेटा, तो जो रहेगा वो चलाता रहेगा, दुनिया तो ऐसे ही चलती है बेटा। पॉइंट सब में आ रहा है, इंसान आया है, इंसान आगे जाएगा भी। एमडीएच वाला बुड्ढा जो है वो नहीं बचा, हमारी औकात क्या है। एमडीएच मसाले आते हैं पता है ना, उनके अंदर एक बूढ़े बाबा जी है जिन्होंने एमडीएच बनाया था, वो कितने बूढ़े थे, एडवर्टीजमेंट में मॉडल भी वो खुद ही होते थे। उनको देख के यूं लगता था कि भाई ये इंसान तो कभी मर ही नहीं सकता, कब से देखते आ रहे उनको। अभी रिसेंटली भगवान की आत्मा को शांति दे, 2 साल पहले मेरे ख्याल से वो एक्सपायर हो गए, तो तब से मेरे को लगा कि यार ये ठीक ही कहा है, जो आया है वो जाएगा, नहीं तो उनको देख के मेरे को एक्सेप्शन लग रही थी। ठीक है, फिर मैं जब यही चले गए तो फिर तब से हमको भी टेंशन होनी शुरू होगी, मतलब हम भी मरेंगे। ठीक है, चलो, तो अब मुझे बताओ उनका जो बिजनेस है उसका क्या हुआ होगा, उनके लीगल ईयर चलाएंगे, एमडीएस थोड़ी खत्म हो जाएगा। सेम ऐसे ही कहा कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मरता कौन है, इंसान मरता है जी। फिर सर ये कंपनी कैसे मरेगी, ये कंपनी है, ये इसका शेयर होल्डर, कल को ये मर गया तो कंपनी नहीं मर जाएगी, ये मेंबर है। कहता जो आया है वो जाएगा, ये मर गया, डेथ, जो आया है वो जाएगा, बट क्या ये शेयर ऊपर लेके जाएगा, नहीं। क्या ये शेयर प्रॉपर्टी अपने साथ लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, कौन, इसका लीगल हियर, ये इसके लीगल हियर है, लीगल हियर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी, कुछ भी बोल लो आप, ये शेयर इसको ट्रांसमिट हो जाएंगे, ये शेयर इसको चले जाएंगे। अब बताओ शेयर होल्डर कौन बन गया, मेंबर कौन बन गया, लीगल ईयर। थैंक यू बेटा। ये बन गया मेंबर, तो मेंबर मरते रहेंगे क्या फर्क पड़ता है, कंपनी जो है वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, एक नेचुरल पर्सन नहीं है, इसकी डेथ नहीं होती। मरता कौन है, जो इंसान होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मेंबर के आने और जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ मेंबर्स ऑन द कंपनी। मेंबर के आने का और जाने का कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी सदा सदा के लिए चलती रहेगी। कंपनी कब मरेगी, जब उसका वाइंडिंग अप होगा, क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं है जो मर जाए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लिया था हमने टाटा स्टील, मोर देन 125 ईयर्स हो गए बेटा, ये कंपनी अभी भी एग्जिस्टेंस में है। तो तुम्हें क्या लगता है इस कंपनी के जो मेंबर्स थे, इनिशियल मेंबर थे, सब जिंदा होंगे, सब मर लिए होंगे, फिर कंपनी कैसे जिंदा है, कंपनी तो जिंदा रहेगी सर। बेटा कंपनी बनाने का पर्पज यही होता है कि इसके जो मेंबर अगर मर भी जाए तो उसके रिलेटिव को वो शेयर ट्रांसफर होते रहे, बट कंपनी के ऊपर फर्क ना आए। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जैसे एक पार्टनर और आया, पार्टनरशिप डीड दोबारा बनाओ, एक पार्टनर छोड़ के चला गया, पार्टनरशिप डीड दोबारा बनाओ, होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पंगा ही है भैया उसमें। वहां पर आने और जाने का फर्म के ऊपर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, वो डीड दोबारा बनेगी, कंपनी कहती है भैया अपन चलते रहेगी।
इंसान मरता है मरते दो, मैं मरता रहे, मैं तो इंसान हुई नहीं, कंपनी तो इंसान है ही नहीं, और मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। वो मर रहे हैं मरने दो उनको। पॉइंट सब में आ रहा है? ओके। 6 पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी मे बी लिमिटेड। इस लाइन में दो गलतियां हैं, बट लिखा है सही जाता है। अब दो गलतियां क्या है? सबसे पहले कंपनी की लाइबिलिटी कभी भी लिमिटेड नहीं होती, कंपनी की लाइबिलिटी कभी भी लिमिटेड नहीं होती। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी में भी लिमिटेड, और लिमिटेड किस चीज से? ये दूसरी चीज, पूरा लिखो, लिमिटेड किस चीज से? बाय शेयर और बाय गारंटी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है। एसी ऑन कर दूं क्या ये? गर्मी लग रही है? बताओ चलाना या नहीं चलाना? नहीं चलाता है, रहने दो। नहीं नहीं मैं नहीं चलाता, तुम लोगों को ठंड लग जाएगी। ये क्यों चल रहा है यार? ये इसका नहीं है? अच्छा चुरा रखा है तुमने? बंद हो गया? सबसे पहले समझते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब क्या है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये आपने पार्टनरशिप में सुना होगा ना? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में और पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। सपोज करो ये आप हो और आपने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में बिजनेस शुरू किया है। हेलो? आप सोल प्रोप्राइटर हो, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई और एक बैंक से लोन लिया, बिजनेस करने के लिए बैंक लोन लिया ₹50 लाख और बिजनेस, बट बिजनेस चला नहीं बेटा, बिजनेस चला नहीं, बिजनेस में लॉसेस हुए, लोन नहीं चुका पाए। अब बताओ बैंक अपनी रिकवरी पे आएगा नहीं आएगा? बैंक अपनी रिकवरी पे आया, आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, बैंक कहता पैसे तो तेरे बाप भी देगा, कहता करो भैया कैसे रिकवरी करोगे? बैंक रिकवरी पे आया, तो बैंक क्या करेगा? आपकी इस फर्म की पहले सारी एसेट्स बेचेगा, ऑल एसेट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ये बेचेगा, आर सोल्ड। कितने की बिकी? सर ₹20 लाख की बिकी ओनली, और इसको रिकवरी कितनी करनी है बैंक को? 50 लाख की। बाकी 30 लाख, बैंक कहता बाकी 30 लाख दो, कहता कहां से दो, सारी एसेट तो आपने बेच दी। कहता भैया तेरा घर भी होगा, इसका हाउस, कार भी है तेरे पास, कार भी है, कोई भी एसेट जो तेरे नाम पे है
सब बेच सकता हूं बेटा। एनी एसेट बिलोंगिंग टू सोल प्रोपराइटर, जो जो एसेट तेरे नाम पे है सब बेची जा सकती है रिकवरी के लिए। कैन बी सोल्ड बाय बैंक फॉर दी रिकवरी। और सर मान लो इसका घर कार वगैरह एसेट वगैरह 1 करोड़ की है, तो मुझे तो 30 लाख और चाहिए भाई, बाकी तू रख ले। और सर मान लो इसका घर एसेट्स वगैरह सिर्फ 20 लाख की है, तो 10 लाख रुपए बैंक के डूब गए, और ये क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। इसे क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। ये बैंकरप्ट हो गया, अब कुछ नहीं। इसलिए किसी को भी पैसा उधार देने से पहले उसका औकात देख लो कि उसकी औकात कितनी है। औकात से पैसे अगर उसको ज्यादा दोगे तो आप रिस्क उठा रहे हो बेटा। तो जब बैंक लोन देता है ना बेटा, तो ये देखता है कि इस आपके बिजनेस में कितनी एसेट है और आपके पास कितनी एसेट्स है, कि कल को आपका बिजनेस फेल हो गया तो एसेट बेच के मुझे पूरा पैसा तो नहीं मिलेगा, तो मैं आपकी एसेट बेच के पैसा रिकवर करवाऊंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यही वजह होती है कि नॉर्मली आप नोट करना, जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े क्या छोटे बिजनेसमैन भी जो होते हैं, वो अपना घर किसके नाम पे करवा के रखते हैं? अपनी बीवी या माँ के नाम पे। बेच नहीं सकते, वो है ही नहीं उसकी। क्या चीज? तो सीज करके क्या करेंगे? इसको आपने अगर किसी बैंक से 50 लाख का लोन लिया बिजनेस करने के लिए, सुनिए सुनिए सुनिए, आपने किसी बैंक से 50 लाख का लोन लिया बिजनेस करने के लिए, बिजनेस नहीं चला, आपने क्या क्राइम किया? वो आपको जेल में डालेगा। ये क्राइम थोड़ी है। बिजनेस में रिस्क होता है नहीं होता है? होता है। बिजनेस फेल हो गया, अब इसमें मेरी गलती बताओ जो मुझे तुम जेल भेजना चाहते हो। गलती कब है? जब मैं फेक डॉक्यूमेंट दे के आपसे लूंगा, वो फ्रॉड होता है। फ्रॉड के केस में आप जेल जा सकते हो। बिजनेस नहीं चला, इसमें मेरी क्या गलती है? इसलिए आपने किसी से पैसा उधार लिया और आप उसका पैसा नहीं चुका पा रहे हो, तो इसकी कोई जेल नहीं होती। आपके पास एसेट है और आप फिर भी नहीं चुका रहे हो, ये ऑफेंस है, ये गुनाह है। आपने किसी से पैसा उधार लिया, बिजनेस नहीं चला, भाई मेरा पैसा भी तो डूब गया यार। किस चीज की? हाँ, ये बात होती है। तो इसमें आता है कि बैंक्रप्सी जो होती है ना और इंसॉल्वेंसी होती है, वो 2 तरह की होती है, एक डिस्चार्ज और एक अनडिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब आज की तारीख में जो मेरी एसेट वगैरह है भैया बेच लो, आज के बाद मैं 1 रुपया चुकाने के लायबल नहीं हूं, उसे बोलते हैं डिस्चार्ज। एक होता है अनडिस्चार्ज। अनडिस्चार्ज का मतलब होता है कुछ टाइम फ्रेम और रखा जाता है, उतने टाइम में जो पैसा कमाओगे वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा। ये जो इंसॉल्वेंसी फाइल होती है वो बैंक्रप्सी फाइल होती है, कोर्ट के थ्रू होती है, तो उसके ऑर्डर में लिखा होता है ये इंसॉल्वेंट है, इन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, ये आपके सीए के सिलेबस में कहीं नहीं आएगा, बट मुझे आता है इसलिए मैंने बता दिया। हाँ जी बेटा, तब भी कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ उसका हिस्सा बिकेगा। बिल्कुल। उसका हिस्सा कब है? आफ्टर डेथ। और उससे पहले वो इंसॉल्वेंट हो और डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। और बाप भी यहाँ पर समझदारी दिखाऊंगा मैं। अगर मैं बाप हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूं। कंपल्सरी थोड़ी है मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना। दादा की प्रॉपर्टी है तो मिलेगा, बाप की प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं है। बाप ने बाप आपको उसी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है जो आपके बाप ने कमाई है। फैमिली से ऐसा फिल्मों में होता है। फैमिली से डिसोन डिसोन करने का मतलब यही है बेटा कि बाप ये कह रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी से इसको बेदखल करता हूं। मान लो दादा के नाम की कोई हवेली वगैरह पड़ी है और आपके फादर आपको कहते हैं कि मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूं, अपनी प्रॉपर्टी से, दादा की प्रॉपर्टी से नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इफ यू आर अ फादर, एज पर एक्ट आपकी पेरेंटल ड्यूटी बनती है अपने बच्चों को पढ़ाना, खिलाना पिलाना,
अपने साथ रखना। अगर ये ड्यूटी नहीं निभा सकते, पैदा क्यों किया था? ऐसा भी कभी नहीं होता कि आपने बोल दिया कि मैं अपने बेटे को बेदखल कर रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी से और वो बेदखल हो गया। ऐसा भी नहीं हो सकता। कोर्ट में क्या चलता है इसका? अखबार में दिया जाता है, कोर्ट में जज को रीजन देना पड़ेगा कि बेदखल क्यों कर रहा हूं। अब मान लो किसी बच्चे की सीए नहीं हुई, बाप कहता बेदखल करे उसको, ऐसा थोड़ी होता भाई। और बाप को कह रहे पापा इतनी आसान अगर आपको लग रही है आप कर लो, ठीक है ना? तो ऐसे बेदखल नहीं होता है। इट इज क्वाइट सिमिलर कि एक केस की आपकी शादी हो गई है और आप तलाक दे रहे हो अपनी बीवी को, तो तलाक किसके थ्रू होगा? कोर्ट के थ्रू होगा। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं रखता इसको। क्यों भाई? ब्याह के लाया है, बीवी है तेरी, और हस्बैंड की भी ड्यूटी होती है एक्ट के अकॉर्डिंग, वो निभानी पड़ेगी। उसका खाना पीना कपड़ा रहना सारा आपको देखना पड़ेगा। वो आपको लाइबल कर सकती है इस चीज के लिए। और तलाक दे दिया तो आधी प्रॉपर्टी लेके जाएगी। इतना आसान नहीं है। तो हस्बैंड बन के वाइफ को तलाक देना इतना आसान नहीं है, और बाप बन के बेटों को बेदखल करना इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ फिल्मों में होता है कि जा मैंने तेरे को जायदाद से बेदखल कर दिया, और वो कहता पापा ऐसे क्यों। ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये कोर्ट में जितने केस चल रहे हैं बेटा, आधे साहब प्रॉपर्टी के केस तो यही चल रहे हैं, बाप और बेटों के चल रहे हैं केस। हाँ जी बेटा। बैंक देगा ही नहीं लोन आपको। क्यों देगा? पागल थोड़ी है वो बैंक। वही तो कह रहा हूँ। अब आप बैंक में चले जाओ, आप बैंक में जाके कह दो मेरे को लोन चाहिए, बैंक आएगा एक लॉलीपॉप देगा बेटा घर जा। पागल है तू क्या? बिजनेस के चक्कर में पड़े क्या चीज? सब कुछ डिपेंड करता है। एसेट भी तो होगी ना, फिर टर्नओवर होगी तो बैलेंस शीट में एसेट भी तो होगी। अब हम कल बैंक ऑडिट पे गए हुए थे, जैसे मैं बैंक, अभी बैंक ऑडिट का सीजन चल रहा है, मैं बैंक ऑडिट पे ही था कल, ठीक है? कल संडे को बैंक ऑडिट पे था। तो वहां पर क्या था कि एक बंदे ने लोन ले रखा है, तो उसमें ये दिखा रखा है कि स्टॉक हमने सिक्योरिटी के तौर पे दे रखा है। तो बैंक मैनेजर को मैंने कहा मैं स्टॉक स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा सर स्टॉक स्टेटमेंट ये लगा रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास में करंटली 80 लाख का स्टॉक है। मैं कहता हूँ तो ये लिख के दे रखा है, स्टेटमेंट कहाँ है? स्टॉक स्टेटमेंट कहाँ है? बोले सर ऐसे ही होता है। मैं कहा बैलेंस शीट और पी एंड एल खोल के दिखाई, मैं बैलेंस शीट में ना ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक, ना पी एंड एल में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। मैं स्टॉक ही नहीं है बैलेंस शीट में। आपने इसकी स्टॉक स्टेटमेंट पर भरोसा कैसे कर लिया? ठीक है, तो बैंक की वो रिपोर्ट क्वालिफाई होगी बेटा, पॉइंट उसके अंदर जाएगा। अगर आप टर्नओवर कर रहे हो तो कुछ तो स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, कुछ तो एसेट होगी। तो उसकी फाइनेंशियल फेक थी। अब फंसेगा, ब्रांच मैनेजर भी फंसेगा, ठीक है? और ये पॉइंट समझ में आया? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? आपके सारे बर्तन भांडे बिक सकते हैं जब कोई रिकवरी के लिए आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी पर्सनल एसेट है, मैं ये क्यों नहीं बेचूंगा। हाँ जी बेटा। इस तरह की हरकत हो सकती है, इसलिए जब हम लोन देते हैं ना, तो प्रॉपर्टी के कागजात कौन रखवा लेता है? बैंक रखवा लेता है। इसको मोर्गेज बोलते हैं हम। अकाउंट्स में देखा ना मोर्गेज। और जितनी भी आपके पास ज्वेलरी वगैरह होगी होगी वो बैंक ले लेता है अपने खोपचे में। प्लेज, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेज, गिरवी रखना। कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके कागजात देते भाई, क्योंकि बिना कागजात के आप बेच ही नहीं पाओगे उसको। और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो ला हमें बैंक में दे दे, इसे प्लेज बोलते हैं, ठीक है? तो आपकी पर्सनल एसेट भी बिकेगी। यही सेम कहानी पार्टनरशिप फर्म में भी होती है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म ने बैंक से लोन ले रखा है और आपकी फर्म ने नहीं चुकाया, तो पहले तो आपकी फर्म की सारी एसेट्स बिकेगी बेटा। उसके बाद भी रिकवरी नहीं हो पाई तो पार्टनर्स की सारी एसेट्स को बेच के रिकवरी की जाएगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं इसे। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। आप सीए बन गए, आपने जॉब की, आपने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया। सीए बनने के बाद आपका पैकेज मान के चलो 10-12 लाख का पैकेज आम है अभी इस टाइम पे। साल का 10-12 लाख का पैकेज बहुत ही कॉमन बात है, इतना पैकेज आराम से आपको मिल जाएगा। और 10 साल अगर आपने सीए में जॉब कर ली तो आपका पैकेज ऑन एन एवरेज ईयरली पैकेज 35 लाख 40 लाख के करीब पहुंचना बहुत ही कॉमन बात है। तो आपने पैसे भी इकट्ठे करे होंगे। तो 10 साल बाद अगर मैं पूछूं आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो लगभग 2-1 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से होना चाहिए। नहीं तो 15 साल में हो जाएगा। अब किसी ने आपको सलाह दी कि भाई ऐसा है, कब तक जॉब करेगा, बिजनेस कर ले।
आप कहते हो ना भैया ना, मैं पंगे नहीं लेता, बड़ी मुश्किल से घर बनाया है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी खरीदी है, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया है, अगर मैंने ये पैसा बिजनेस में लगा दिया और कल को बिजनेस नहीं चला तो मेरी सारी एसेट क्या हो जाएंगी, बिक जाएंगी। एक गलत मूव लेते ही जो पैसे मैंने इकट्ठे कर रखे मेहनत करके, वो सारे पैसे उड़ जाएंगे। अब बताओ, ये कहता ना भैया मैं बिजनेस नहीं करता, अपनी तो जॉब सही चल रही है, ये पैसा इसका कहां पड़ा है, घर पड़ा है, पैसा इसका घर पड़ा है, ये बैंक में पड़ा है। अब बताओ, क्या गवर्नमेंट चाहेगी कि आपके मन में ये डर रहे? गवर्नमेंट का क्या फायदा है, हम इसको कह रहे हैं कि तू बिजनेस करो, गवर्नमेंट कहती है भैया बिजनेस करो यार, चैनलाइजेशन ऑफ मनी। अगर तुम बिजनेस करोगे तो तुम बंदे रखोगे, इंप्लॉई रखोगे अपने नीचे, उनको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, सैलरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। माल बेचोगे, जीएसटी लोगे, गवर्नमेंट को क्या पे करोगे, जीएसटी। गवर्नमेंट का भी फायदा, इकोनॉमी का फायदा। किसी भी कंट्री की मेजर इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड होती है, बिजनेस के ऊपर। आपका बिजनेस कितना एक्सप्लोर होता है यहाँ पर, बिजनेस किस चीज का है, ठीक है। अब जैसे अगर हम कुछ कंट्री की बात करें जहां पर सिर्फ लोग घूमने जाते हैं, जैसे मॉरिशस वगैरह की बात करें, वहां पर लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, वहां पर इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो वहां की टोटल इंडस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड है, टूरिज्म पे। इटली की बात करें, इटली पे मेन इकोनॉमी किसकी है, टूरिज्म की है। कोविड में क्या हुआ था, फ्लाइट्स बंद, कोई घूमने नहीं गया, तो फिर उस कंट्री का क्या हुआ होगा, बोलो। बिल्कुल बेटा, उनके थल्ली लग गई थी, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो बिजनेस इंडस्ट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर हम बात करें, सब जगह देखो वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत क्या चल रही है, वॉर वगैरह के चक्कर में इंडियन इकोनॉमी की हालात फिलहाल ठीक क्यों है, हमारे यहाँ पर बिजनेस बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है बिजनेस की वजह से, ठीक है। ये कह बिजनेस करो, कहता भाई बिजनेस में रिस्क होता है, कहता क्या होता है, रिस्क। किस चीज का रिस्क, कल को अगर बिजनेस फेल हो गया तो भाई जितना पैसा कमा रखा है सारा का सारा पैसा उड़ जाएगा। और बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है। कहता ना भाई ना, मैं रिस्क नहीं लेता। ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें रिस्क ना हो, ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हर बिजनेस में क्या होगा, रिस्क होगा। ये कहता ना, मैं बिजनेस रिस्क नहीं लेता। कहता कितना, कितने की प्रॉपर्टी है तेरी, ये बैंक में कितना पैसा है, कहता 2 करोड़ है। बट मेरे को लगता है अगर मैंने बिजनेस में पैसा लगा दिया और कल को बिजनेस फेल हो गया तो 2 करोड़ भी जाएंगे, घर भी जाएगा, गाड़ी वगैरह सब जाएगी। कहता तू कितना रिस्क लेना चाहता है, कहता भाई मैं मैक्सिमम रिस्क ले सकता हूँ 50 लाख, मेरी रिस्क बीयरिंग कैपेसिटी कितनी है, 50 लाख सपोज कर। कहता डन, हम कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि कल को तेरा बिजनेस अगर डूबता है तो मैक्सिमम लाइबिलिटी तेरे ऊपर कितनी आएगी, 50 लाख की आएगी, कोई तेरी पर्सनल एसेट को टच भी नहीं कर पाएगा। ये लगा दिया ब्रेक। इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। कहता कैसे कैसे समझा, कैसे किया तूने ये, कहता समझ कैसे किया, ये नोट हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, यही बंदा है बिजनेस करने वाला। एक कंपनी है और तुम कहते हो कि मैं आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कितना, कहते 50 लाख। कंपनी कहती है डन, आप हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बन गए, आप हमारी कंपनी के मालिक बन गए। अच्छा, अगर मैं किसी कंपनी के अंदर शेयर खरीदूंगा तो मेरे पास शेयर आएंगे, आएंगे। कंपनी ने मुझे क्या इश्यू किए, शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में सबने सुना है ना, हाँ। क्या लिखा होगा इस शेयर सर्टिफिकेट में, नंबर ऑफ शेयर्स, कि हम आपको कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं, उसकी फेस वैल्यू, उसकी पेड अप वैल्यू, ये सब लिखा होगा, ठीक बात है। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख, हम आपको 5 लाख शेयर दे रहे हैं। ₹10 फेस वैल्यू, ₹10 फेस वैल्यू।
₹6 पेड अप, ₹6 पेड अप, सब में आ गया। और ये सर्टिफिकेट मैंने आपको दे दिया, आपने सर्टिफिकेट देखा, आपने कहा 1 मिनट भाई साहब, मेरे को कंपनी में कितने पैसे लगाने हैं? मेरे को कंपनी में लगाने हैं 50 लाख रुपए। आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप कितना पैसा मांग रहे हो मुझसे? 30 लाख। कहता है जी बिल्कुल। आपने कितने पैसे लगाने हैं? मैक्सिमम है ये। कहता हाँ। अब ये समझो 50 लाख हमारे हो गए, ये 50 लाख कंपनी के हैं। अभी हमें कितने दे दो? 20 की जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। ये 50 हमारे हैं जी। आप ये समझो कि आपके हमारी कंपनी में कितने पैसे लग गए? 50 लाख। ये देखो, अभी कितने दे दो? 6 रुपए पर शेयर। बाकी जब हमें जरूरत होगी आपसे मांग लेंगे। ऐसा ही अकाउंट से पढ़ा ना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत होगी मांग लेंगे, कोई दिक्कत। अब कंपनी चली गई वाइंडिंग अप में। वाइंडिंग अप में कौन आएगा? लिक्विडेटर। वाइंडिंग अप। अच्छा, वाइंडिंग अप क्या होता है कंपनी का बताओ? कंपनी की सारी एसेट को बेच के क्रेडिटर का हिसाब किताब करना। तो कंपनी की सारी एसेट बेच के क्रेडिटर का हिसाब किताब किया, अभी भी 10 करोड़ के क्रेडिटर बाकी है। रिमेनिंग अनपेड, इनके अभी भी 10 करोड़ रुपए बाकी है। अब बताओ किससे मांगे? कितने? अभी इसके पास आया, लो भैया आपकी कंपनी ने हमसे 20 करोड़ रुपए लिए थे। कहते अच्छा, और पैसे नहीं चुकाए, बहुत बुरा किया। कहते कंपनी की एसेट को बेच के 10 करोड़ रुपए हमने रिकवर कर लिए। अच्छा, 10 करोड़ अभी भी बाकी है, बहुत अच्छा। मुझसे क्या चाहिए? सर आप कंपनी के शेयर होल्डर पैसे दो। कहता ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, कितने पैसे दूं? ये कहता बिल्कुल सही भाई साहब, ये पकड़ो 20 लाख रुपए। 20 है क्या? हाँ। कहते ये पकड़ो 20 लाख रुपए। ये कहते 20 लाख रुपए? 1 मिनट भाई साहब, आपके पास तो बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। कहते भाई वहां मत देख, यहाँ पर कितने पैसे बाकी है मेरे? 20 लाख। अमाउंट अनपेड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर। आपके पास कितने शेयर्स हैं? कहता मेरे पास 5 लाख शेयर है। उस पे अनपेड वैल्यू कितनी बाकी है? 4 रुपए पर शेयर। कितनी हो गई? 20 लाख। मैक्सिमम रिकवरी इतनी हो सकती है। दोबारा समझो, मैंने क्या कहा था? मुझे कंपनी में मैक्सिमम कितना पैसा लगाना है? 50 लाख। मैं मैक्सिमम कितने का रिस्क लेने के लिए तैयार हूं? 50 लाख। 30 मैंने कंपनी को दे दिए थे, कितने बाकी थे? कहता 20 और पकड़ो, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा। चाहे मेरे पास 10 करोड़ का बैंक बैलेंस पड़ा हो, चाहे मेरे पास 4 कोठियां हो, चाहे मेरे पास 10 गाड़ियां हो, वहां मत देखो। कहां देखो? इस शेयर सर्टिफिकेट पे देखो। इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है 6 रुपए मैं कंपनी को दे चुका हूं, 4 रुपए मेरे पर शेयर बाकी है, 5 लाख मेरे पास शेयर है, इतने रुपए बनते हैं, मैं इससे ऊपर एक ऊपर नहीं दूंगा। तो आपका रिस्क क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। आपने क्या कहा था? मैक्सिमम कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो? 50 लाख। कहता लो 50 लाख, इसे बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तो आज की तारीख में अगर आपको किसी कंपनी में 2 लाख लगाने हैं, 5 लाख लगाने हैं, 7 लाख लगाने हैं, तो उतना ही लगाओ भैया, उतना ही रिस्क है। उससे ज्यादा 1 रुपया का भी रिस्क नहीं है। तुम्हारी लाइबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। और उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पार्टनरशिप फर्म में पड़ी थी बेटा। जो आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा हुआ है कि एक पार्टनर अगर कोई कांड करता है तो उसके लिए कौन लाइबल हो जाएगा? सभी। सभी पार्टनर लाइबल हो जाएंगे, और सभी की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। यहाँ पर कम से कम ये है ना कि किसी एक मेंबर ने कोई गड़बड़ कर दिया, डायरेक्टर ने कोई गड़बड़ कर दी, तो हमारा मैक्सिमम पैसा कितना डूबेगा? 50 लाख। 30 दे चुके हैं, वो डूब गया, 20 और दे देंगे। इससे ज्यादा हम 1 रुपया भी ऊपर नहीं देंगे, जूत पड़ेंगे। अब आप ये बोलो कि इसके पास 20 लाख रुपए देने के लिए ना हो तो इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे तो देने पड़ेंगे यहाँ पर। कंपनी वाइंड अप हो रही है, काहे का फॉर फीचर बेटा?
वाइंडिंग फॉरफीचर करना इज द राइट ऑफ द कंपनी, फॉरफीचर इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। आपने कॉल्स इन एरियर के बारे में सुना है? कंपनी ने पैसा मांगा और आपने नहीं दिया तो कंपनी फॉरफीचर करने के लिए बाउंड नहीं है। कंपनी कहते ना दे, ये कॉल्स इन एरियर और उसके ऊपर 18% का ब्याज का मीटर चालू हो गया है, पैसा तो तेरे को देना पड़ेगा, नहीं देगा तब तक 18% का ब्याज है, और केस करके पैसा ले लेगी कंपनी। जब आप शेयर खरीदते हो तो साइन करके देते हो एप्लीकेशन कि मैं कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं और मैं इतना पैसा पे करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कंपनी और आपके बीच में, पीछे नहीं हट सकते आप। फॉरफीचर कंपनी तभी करती है जब इसको लगे कि इसका पैसा, ये शेयर छीन के हम इसको कहीं और इश्यू कर सकते हैं, तो इससे छीनो यार, कहीं और इश्यू कर दो, वहां से पैसे आ जाएंगे। जब कंपनी को लगता है कि नहीं नहीं हमारी कंपनी बचेगी नहीं, हमें आगे पैसा देना है लोगों का, तो कंपनी कॉल ही मंगवाती है फिर बेटा, वो देनी पड़ेगी। हाँ जी, नहीं नहीं, रिजर्व कैपिटल तब होती है जब आपने ये कमिटमेंट कर रखा हो ये पैसा हम मंगवाएंगे कब, जब वाइंडिंग अप होगी। हाँ, मेंशन करना जरूरी नहीं है, रिजर्व कैपिटल मेंशन करना जरूरी नहीं है। रिजर्व कैपिटल नॉर्मली हम तब मेंशन करते हैं जब हमने बैंक से एक बहुत बड़ा लोन उठा रखा हो और बैंक कहता है कल को भैया मेरा पैसा डूब गया, तो कहता सर अनपेड कैपिटल से दे देंगे। कहता भाई वो तो तुम कॉल करके मंगवा के वो भी खर्च कर दोगे, और पता लगा वाइंडिंग अप के टाइम पे सारे शेयर फुली पेड अप हो चुके हैं, कहता टेंशन ना लो रिजर्व कर देते हैं कैपिटल। इसको कब मंगवा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे। इसका भी आपका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, बट बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि आता नहीं है, आता है। हाँ जी बेटा, 20 लाख, हाँ केस हो जाएगा उस केसेस पे, बिल्कुल जाएगा। इतना 20 लाख तो देने ही पड़ेंगे आपको, वो तो चाहे आप अपनी एसेट बेच के दो चाहे कहीं से ही दो, 20 लाख का कमिटमेंट तो आपका ही है ना, वो देना पड़ेगा आपको। बट इसकी जो एसेट्स है उसमें से मैक्सिमम कितने की बेच पाओगे? 20 की बेच पाओगे। अब ये यूं कहता है कि मैं 10 के 10 करोड़ रुपए रिकवर करना चाहता हूं, इससे नहीं कर सकते भाई। इससे मैक्सिमम रिकवरी कितनी बनती है? 20 लाख की, तो 20 ही ले पाओगे इसकी एसेट बेच के। ठीक है, हो गया नोट ये, चले आगे। तो लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है कंपनी के अंदर। अच्छा, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है मे, इसका मतलब क्या है? कंपनी दो तरह की होती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली और एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली। बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बहुत ही अनकॉमन है। अगर कंपनी बनाते हुए आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपनी लाइबिलिटी पे लिमिट भी लगा सकते हो और आप चाहो तो अनलिमिटेड भी रख सकते हो, बताओ आप क्या ऑप्शन चूज करोगे? लिमिटेड। अनलिमिटेड कौन बेवकूफ चूज करेगा? बट सिर्फ इंडिया में मेरे ख्याल से 14-15 कंपनियां ही ऐसी है पूरे इंडिया में जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है, बाकी सारी कंपनियां क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी वाली। ठीक है, ओके। हाँ, बाय शेयर और बाय गारंटी आगे आएगा बेटा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी ये बाय शेयर वाला एग्जांपल मैंने दिया था, ये एग्जांपल है बाय शेयर। आपको एक टॉपिक करवाऊंगा बाय, सॉरी ये टाइप्स ऑफ कंपनी, उसके अंदर डिटेल में आएंगे। ये नोट होगा। 7th, सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेपरेशन ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी की प्रॉपर्टी और मेंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग होती है। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी की प्रॉपर्टी किसके नाम पर होगी? कंपनी के नाम पे। सिंस द कंपनी इज अ लीगल पर्सन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल पर्सन? पर्सन इन द व्यू ऑफ लॉ। ठीक है, सिंस द कंपनी इज अ लीगल पर्सन इट कैन परचेज, परचेज, परचेज करना मतलब ऑन करना, इट कैन परचेज ऑन द प्रॉपर्टीज इन इट्स ऑन नेम। कंपनी अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, क्यों? क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है। तो मान लीजिए कंपनी कोई बिल्डिंग खरीद रही है, तो उस बिल्डिंग की रजिस्ट्री किसके नाम से बनेगी? कंपनी के नाम से बनेगी। कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी लीगल पर्सन है, तो उस रजिस्ट्री पे किसका नाम आएगा?
कंपनी का नाम आएगा बेटा। पॉइंट समझ में आ गया? क्या कोई मेंबर इस प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम कर सकता है? नो मेंबर कैन क्लेम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कोई भी मेंबर जो है वो कंपनी की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं क्लेम कर सकता? कंपनी के नाम पे तुम्हारा क्लेम कैसे आ जाएगा? जो चीज तुम्हारे नाम पे ही नहीं है उस पे तुम्हारा क्लेम कैसे हो गया? किसका नाम आएगा? कंपनी का नाम। मालिक कौन है? कंपनी है। तुम उसको क्लेम नहीं कर सकते। सर एक मिनट, थोड़ा ऐसे समझो कि मैं कंपनी का ना 25% का शेयर होल्डर हूं। एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो है वो 25% का शेयर होल्डर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? अभी करेंगे, सारी बात करेंगे। एग्जाम्पल, कंपनी की 4 बिल्डिंग है। कहता है 4 बिल्डिंग है तो 4 में से एक मेरी नहीं होगी। मैं कंपनी का 1/4 शेयर होल्डर हूं, मतलब 1/4 कंपनी मेरी। तो कंपनी की जो एसेट हुई उसका 1/4 मेरा हुआ या नहीं हुआ? तो 4 बिल्डिंग में से एक मेरा हुआ। देखा जाए तो सही सही करा है। बट एक बात बता, कंपनी के 25% तेरे पास है शेयर्स, तो कंपनी की 1/4 प्रॉपर्टी भी तेरी और कंपनी की 1/4 लाइबिलिटी भी तो तेरी हुई। तो लाइबिलिटी नहीं देगा बेटा? देगा ना? तो इसलिए जब तक कंपनी जिंदा है प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? कंपनी के नाम पे। तो जब तक कंपनी जिंदा है तू एक एसेट भी क्लेम नहीं कर सकता, भले ही तू कितने ही परसेंट का शेयर होल्डर क्यों ना हो। ठीक है? जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो कंपनी की सारी एसेट बिकती है। बेचने के बाद में सबसे पहले पेमेंट किसको होगी? क्रेडिटर्स को होगी। सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब जो बच गया ना उसका 25% दे रहा है। तो जब तक कंपनी जिंदा है कैसे पता लगेगा क्या बचा हुआ है या क्या बचेगा? वो तो कंपनी जब बंद करेंगे, सारे क्रेडिटर को पे करेंगे, तब पता लगेगा कि क्या बचा। उसका 25% तुम्हारा ना। कोई गारंटी नहीं है। कंपनी डूबती कब है? जब कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी के एसेट से बहुत ज्यादा हो जाती है। कुछ नहीं मिलता बेटा, मान के चलो आप। ठीक है? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक कंपनी है नलवा सन्स, सुना है किसी नाम? नलवा जगह का नाम तो सुना होगा। क्या है? गांव है अपने हिसार के पास में। यहाँ की कंपनी है बेटा ये नलवा सन्स। हो सकता है आपने इतना कॉमन नाम ना सुना हो, NSIL सुना हो। इसका एक शेयर जो है कितने का चल रहा है अभी? क्या चीज? ये होल्डिंग कंपनी है नलवा सन्स। जिंदल, जिंदल स्टील, जिंदल स्टेनलेस, जिंदल पावर, उनकी ग्रुप कंपनीज की होल्डिंग कंपनी है ये। शेयर प्राइस अभी आई थिंक 5,000 के आसपास होना चाहिए एक शेयर। है 5,150 रुपए अभी ये चल रहा है। अभी बढ़ता घटता रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। आज अगर ये कंपनी बंद हो जाए ना बेटा, इसकी बुक वैल्यू 30,000 रुपए की है। मतलब एज पर बुक अगर आज ये कंपनी बंद हो जाती है तो एक शेयर होल्डर के हिस्से क्या आएगा? 30,000 रुपए आएंगे। अगर मेरे पास एक शेयर है और आज अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो सारी लाइबिलिटी पे करने के बाद जो नेट बचेगा वो शेयर होल्डर का ना, तो मेरे हिस्से 30,000 रुपए आ रहा है। बट आज अगर मैं इस कंपनी के शेयर को बेचना चाहूं तो कितने में बिकेगा? सिर्फ इतने रुपए। सब में आया? तो क्या मैं कंपनी से जाके क्लेम कर सकता हूँ कि भाई मेरे 30,000 रुपए बनते हैं बुक वैल्यू के हिसाब से, ये पकड़ो शेयर मुझे 30,000 दे दो? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जब कंपनी बंद होगी तब, जब कंपनी बंद होगी तब एसेट कितने की बिकेगी पता थोड़ी है। ये तो अभी बुक के हिसाब से अंदाजा है ना, कितने की एसेट बिकेगी, कितने क्रेडिटों को पेमेंट करनी पड़ेगी, वो तो बाद की बात है सारी की सारी। बात जीते जी कैसे पैसा दे दे तेरे को? आपके माँ बाप ने जो कमाया है वो आपका। बट क्या आप अपने माँ बाप के जीते जी मांग सकते हो उससे प्रॉपर्टी में हिस्सा? मांग के दिखा दो, पता लगेगा। ठीक है ना? तो सेम यही चीज यहाँ पर है। लो 1 रुपया बढ़ गया।
तो सब में आई बात ये। तो क्या मैं इसमें से वन बिल्डिंग क्लेम कर सकता हूं, एक बिल्डिंग मेरी? कहता नहीं भाई साहब, नहीं क्लेम कर सकते। जब तक कंपनी जिंदा है एसेट किसके नाम पे है? कंपनी के नाम पे है। आप 1 रुपया क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ओके ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और इसका वाइजा वर्जा भी है। वाइजा वर्जा का मतलब होता है अपोजिट। कंपनी की प्रॉपर्टी पर सिर्फ किसका हक है? कंपनी का। और मेंबर की प्रॉपर्टी पे सिर्फ किसका हक रहेगा? मेंबर्स का। ठीक है, मेंबर कैन नॉट क्लेम, मेंबर कैन नॉट क्लेम the assets of company and vice versa। वाइज वर्जा का मतलब होता है अपोजिट। वाइज गलत लिख दिया, 1 मिनट में। वाइज वर्जा, ठीक है। इसका उल्टा क्या हुआ? कंपनी के एसेट पे मेंबर का एक हक नहीं है और मेंबर के एसेट पे कंपनी का हक नहीं है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक केस समझते हैं। ये नोट हो गया? आधा पेज लगेगा, आधा पेज खाली है तो ठीक है, नहीं तो अगले पेज पे लिख सकते हो। केस का नाम है मकूरा, मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी केस। नॉर्दर्न अश्योरेंस लिमिटेड कंपनी का केस। सबसे पहले समझते हैं कि मिस्टर मकूरा नाम का एक बंदा था, एम। मिस्टर एम मकूरा, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी का बिजनेस है टिम्बर ट्रेडिंग का। टिम्बर ट्रेडिंग, टिम्बर मतलब लकड़ियां। तो मुझे बताओ इसका स्टॉक किस चीज का होगा? टिम्बर्स का ही होगा। ये इसके पास वुडन लॉग्स पड़े हैं स्टॉक में। ये स्टॉक ऑफ टिम्बर्स। अब सबसे बड़ा डर क्या है? आग ना लग जाए। तो मिस्टर एम ने क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी वाले को बुला लिया और उन्होंने कहा कि सर मुझे अपने स्टॉक का फायर इंश्योरेंस करवाना है। नॉर्दर्न अश्योरेंस लिमिटेड कंपनी, आप इसका फायर इंश्योरेंस कर दो। इन द नेम ऑफ मिस्टर एम। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि कल को कोई मिस हैपनिंग होती है, स्टॉक में आग लग जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपनसेशन देगी। इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी? बिजनेस है उसका। इंश्योरेंस कंपनी इस तरह के बिजनेस में क्या करती है? प्रीमियम लेती है। हम आपसे क्या लेंगे? सपोज करो ये जो स्टॉक है 10 लाख का है, तो आप हमें 5,000 रुपए प्रीमियम पे कर दो साल का। 1 साल का 5,000 रुपए प्रीमियम पे कर दो। इस पूरे साल में अगर स्टॉक में आग लग गई तो आपका जितना नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। और अगर नहीं आग लगी तो 5,000 रुपए गए आपके। ये इंश्योरेंस का बिजनेस होता है। जैसे आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवा रखा होगा कि अनफॉर्चुनेटली अगर व्हीकल चोरी हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो जो भी नुकसान होगा कौन भरेगी? इंश्योरेंस कंपनी। और अगर सर बाइक चोरी नहीं होती, व्हीकल चोरी नहीं होता है और एक्सीडेंट नहीं होता है तो जो आपने प्रीमियम का पैसा दे रखा है वो गया आपका। सही है ना? ये इंश्योरेंस का बिजनेस होता है। ओके, थोड़े दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। आग लग गई और सारा स्टॉक जल के राख। फायर, एंटायर स्टॉक
was destroyed. बट मिस्टर ए को कोई टेंशन नहीं. क्यों नहीं? भाई अपने तो समझदार बंदे थे, अपनों ने पहले इंश्योरेंस करवा रखा था. ये क्लेम लेने पहुंच गया कंपनी के पास. क्लेम नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड कंपनी ने कहा कि आइए सर, हमने पुलिस को बुला रखा है. कहता किस लिए, पुलिस को किस लिए बुला रखा है? कहता आपने हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करी. कौन सा फ्रॉड? कहता ये जो स्टॉक है, आपने क्या कहा ये स्टॉक किसका है? कहता मेरा है. अखबार में तो कुछ और आया हुआ है. अखबार में तो ये लिखा हुआ है एबीसी लिमिटेड कंपनी का स्टॉक जल के हुआ राख. कंपनी का है. करे यार, कहता समझाता हूं तेरे को. एक्चुअली मेरे पास इस कंपनी के 99% शेयर्स है. इस कंपनी के 99% शेयर मेरे पास है, और 1% जो शेयर बच गया ना, वो भी मेरे बीवी और बच्चों के नाम पे ही है. हमारे घर में ही है सारे शेयर. तो ये कंपनी और मैं एक ही तो बात हुआ. बताओ बताओ. इसने कहा क्लेम आपको देना पड़ेगा. इन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि एसेट आपकी नहीं है, आपने अपने नाम पे इंश्योरेंस करवा कैसे लिया. मामला कहां चला गया? कोर्ट में. मकूरा ने कोर्ट में केस ठोक दिया कि इंश्योरेंस कंपनी वाले नाटक कर रहे हैं बॉस, ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रहे. कोर्ट में कौन? जिल्ले लाही. इंसाफ अब हम करेंगे. कोर्ट. जो बंदा केस करता है उसका नाम पहले लिखा जाता है. इसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ. जो केस करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेंटिफ. और जिसके ऊपर केस किया जाता है उसे बोला जाता है डिफेंडेंट, और उसका नाम बाद में आता है. डिफेंडेंट. अगर मैंने आपके ऊपर केस किया है तो आप केस को डिफेंड करोगे ना. तो केस करने वाला बंदा कौन होता है? प्लेंटिफ. और जिसके ऊपर केस हुआ उसे क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट. और केस ऐसे लिखा जाता है, मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड कंपनी केस. ये हुआ जुडिशियल डिसीजन. समझते अभी? तो ये मकूरा ने इस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर केस ठोक दिया. अब कोर्ट क्या करेगी? दोनों पार्टीज को बुलाएगी, आओ भैया अपनी अपनी बातें रखो. क्या हुआ? तो इसने बताया ये नाटक कर रहे हैं जी, मैंने इंश्योरेंस क्लेम ले रखा था, सॉरी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है, अब ये क्लेम नहीं दे रहे. एनआई कंपनी के वकील को बुलाया, आओ भैया क्या नाटक है बताओ. कहता सर ये स्टॉक इसका था ही नहीं. स्टॉक किसका है? कंपनी का है. अच्छा सबसे पहले समझो, जो चीज आपकी नहीं है, क्या आप उसका इंश्योरेंस अपने नाम में करवा सकते हो? नहीं करवा सकते. लॉजिक क्या है? सपोज करो ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, ठीक है, किसी और की है, XYZ बंदे की. मैं एक इंश्योरेंस कंपनी वाले को बुलाता हूँ और मैं पूछता हूँ भाई साहब ये बिल्डिंग कितने करोड़ की है? कहता कम से कम 10 करोड़ की बिल्डिंग है भाई साहब ये. अच्छा, और अगर इसका इंश्योरेंस करवाएं तो फायर इंश्योरेंस, तो कहता फायर इंश्योरेंस इसका 50,000 में हो जाएगा. 50,000 रुपीज 1 साल के दो. और अगर इस बिल्डिंग में आग लगती है तो कंपनी क्या पे करेगी? प्रीमियम पे करेगी. मैं तो डन, ये पकड़ो 50,000 रुपए और इसका इंश्योरेंस मेरे नाम पे कर दो. कल को इस बिल्डिंग में आग लगती है तो आपकी कंपनी मुझे क्या देगी? क्लेम देगी. उसने इंश्योरेंस कर दिया, सपोज करो इंश्योरेंस कर दिया. अब पता लगा रात को मैं कंबल ओढ़ के और डीजल लेके इस बिल्डिंग के आसपास घूम रहा हूं. सोचो क्यों घूम रहा हूँ? मैं खुद आग लगाऊंगा. क्यों आग लगाऊंगा? पैसे आएंगे. अब सपोज करो ये बिल्डिंग मेरी नहीं, मेरी खुद की होती तो क्या मैं खुद आग लगाऊंगा? क्यों नहीं आग लगाऊंगा? क्योंकि जो नुकसान होगा वही तो मिलेगा ना इंश्योरेंस कंपनी से. फायदा कहां हुआ? मैं खुद की एसेट को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? और मान के चलो जितना नुकसान होता है उससे कम प्रीमियम, कम क्लेम मिलता है बेटा, क्योंकि आपने कह दिया मेरा 10 करोड़ का नुकसान हो गया. इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर आते हैं, वो चेक करते हैं क्या क्या चीजें जली है और क्या क्या चीजें टोटल लॉस में चली गई, उसके हिसाब से क्लेम बना के देते हैं. पूरे पैसे तो नहीं मिलते. इसलिए लॉजिक है ये कि कोई जो बिल्डिंग का मालिक होगा वही तो इंश्योरेंस करवा सकता है अपने नाम में. कोई और करवाएगा तो आग लगाएगा. समझ में आई बात? ओके. कोर्ट ने कहा कि भैया बताओ क्या ये सच बोल रहा है? कहता सर मेरे पास इस कंपनी के 99% शेयर है, तो ये और मेरी इसकी एसेट और मेरी एसेट एक ही तो बात हुई. कहता नहीं चाहिए.
इसकी एसेट और आपकी एसेट एक बात नहीं हुई, सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है और आपकी प्रॉपर्टी अलग होती है। आप इसका इंश्योरेंस अपने नाम में नहीं करवा सकते। तो ये कंपनी ठीक कह रही है, कोई क्लेम नहीं मिलेगा, नो क्लेम टू मिस्टर ए। ये वर्डिक्ट आ गया, मिस्टर एम सॉरी। कुछ बच्चों के माइंड में 2-3 क्वेश्चन कूद रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कूद रहा है सर कि ये इंश्योरेंस कंपनी को पहले देखना चाहिए था, ये जो स्टॉक है जिसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं ये मिस्टर एम का है या नहीं है, पहले नहीं देखना चाहिए था। कैसे देखता बेटा? उसने कहा वो जो लकड़ियां पड़ी है इतनी सारी वो मेरी है, कैसे पता लगेगा कि लकड़ियां किसी और की है? क्या उसके ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। इंश्योरेंस कंपनी को लगा कि इसकी है, ये तो बाई चांस की बात है, अखबार में आ गई, जैसे लोकल अखबार में आती है ना लोकल न्यूज, तो उसमें आ गई थी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, नहीं आया सब में? कुछ बोल रहे थे क्या? फिर ठीक है। अब बताओ, दूसरा पॉइंट के माइंड में आ रहा है कि सर इसको इंश्योरेंस का क्लेम वापस मिलेगा क्या? बोलो, नहीं मिलेगा। क्यों? ये फ्रॉड का केस है बेटा, इंश्योरेंस क्लेम भी वापस नहीं मिलेगा। नहीं हो सकता। जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमें एक रिपोर्ट के अंदर ये बात मेंशन करनी पड़ती है अलग से, कंपनी की कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंपनी के डायरेक्टर के नाम पे है। होती नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। जब कंपनी की खुद की लीगल एंटिटी है तो कंपनी के नाम पे नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। तभी तो हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। एक तरीके से गड़बड़ है, डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं इसको, इसको रिपोर्ट करना पड़ता है हमें। पॉइंट समझ में आ गया? आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाते हो ना बेटा, तो कंपनी चेक करती है बाइक किसके नाम पे है। अगर ये बिल्डिंग का इंश्योरेंस मैं करवाऊंगा तो वो कहेंगे रजिस्ट्री दिखाओ किसके नाम पे है, आपके नाम पे रजिस्ट्री है तो आपके नाम पे इंश्योरेंस होगा। लकड़ियों का कौन सी रजिस्ट्री होती है? सही बात है ना? हाँ, तो इसका पता ही नहीं लगा था मालिक कौन है, ये इसने कहा कि ये मेरे यार्ड में पड़ी है, मेरे एरिया में पड़ी है, मेरी लकड़ी है भाई साहब, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया था। पॉइंट सब में आ गया। लास्ट पॉइंट कल करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल, सेपरेट लीगल एंटिटी का। हाँ जी बेटा, किसी भी, हाँ 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 कर सकता हूं, बिल्कुल होगा। अगर वो आपका नहीं है तो फ्रॉड हो जाएगा। जैसे गोल्ड लोन मिलता है अपने को बेटा, तो आप है ना गोल्ड लोन के लिए जाते हो ना बैंक में, जमा करवाते हो गोल्ड, फिर बैंक वाला उसका वेट करता है, फिर बैंक वाला क्या करता है उसके परसेंटेज का एक लोन आपको दे देगा, और अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो बैंक उस गोल्ड को बेच के पैसा रिकवर करेगा। अब बाद में अगर ये पता लगता है गोल्ड आपका था ही नहीं, तो चुरा के लाए थे आप। आजकल बिल जमा होने लग गए, जो पुरानी ज्वेलरी आपके पास पड़ी है उसका कौन सा बिल, पुरानी जो ज्वेलरी पड़ी है उसका कौन सा बिल? और आप मान के चलो ना बेटा 80% ज्वेलरी का बिल होता ही नहीं। आज ज्वेलरी खरीदने जाओगे आप, ये तो जीएसटी वाले अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए हैं, सारी ज्वेलरी कच्चे में मिलती है, लगभग 3% का आई थिंक जीएसटी है। कौन देता है? कोई नहीं देना चाहता। आप मान लो किसी घर पे शादी है, मान लो कोई 25 लाख की ज्वेलरी भी लेगा तो 3% कितना हो गया? 75,000 रुपए हो गए बेटा। कौन देता है इतना जीएसटी? तो क्या करते हैं, कच्चे में लेते हैं। अब जो कच्चे में ले रखा है उसका बिल ही नहीं मिलेगा, और ये सबको पता है, ये प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन होती है कि ये ज्वेलरी जो है मेरी है, कल को पता लगा ये चोरी की है तो हम बैंक का लॉस क्या करेंगे, कंपनसेट करके देंगे। ठीक है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन भी चलता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।